इस शरीर जिसमें हम रहते हैं उसकी क्या नीड्स हैं, उसकी क्या जरूरतें हैं। अफसोस कि उनको अपने शरीर की जो बेसिक जरूरतें हैं उनका आइडिया नहीं है, जबकि इंसान इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी है। ऐसा तो है नहीं कि इस शरीर में हमको सिर्फ 1 महीना या 2 महीना रहना है, इस शरीर में हमको सालों रहना है, तो हमको सीखना पड़ेगा। तो स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू बर्न बेली फैट। बेली फैट को, पेट की चर्बी को कैसे कम किया जाए, कैसे घटाया जाए, और ये सारी चीजें जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो एकदम साइंटिफिकली प्रूवन है। और दूसरी बात करेंगे कि ओवरऑल फिटनेस, हेल्थ आखिर में है क्या, हेल्दी इंसान, फिट इंसान हम किसको कहते हैं। तो एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि ये वीडियो देखते वक्त आप एक कॉपी और पेन लेके बैठें, क्योंकि इस वीडियो में आपको हेल्थ के बारे में, फिटनेस के बारे में, हर छोटी से छोटी चीज जो सबको मालूम होनी चाहिए वो मैं बताने वाला हूँ। और ट्रस्ट में आपका एक एक सेकंड जो आप यहाँ पे दे रहे हो वो वर्थ इट होगा और आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के 2 पार्ट होने वाले हैं। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि हम बेली फैट कम क्यों करना चाहते हैं। जीवन तो इतना सही चल रहा है तो फिर क्यों हमको बेली फैट कम करने की चुल है। दूसरा हम बात करेंगे कि हाउ, जो कि वीडियो का टॉपिक है, कैसे। मेरे हिसाब से अगर आपके पास अपना वाई होता है तो ये फिर इतना मैटर नहीं करता है। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ बेली बेली का, सिर्फ पेट पेट की चर्बी चली जाए, ये सोचना वैसा ही होगा कि आप एक कंटेनर खाली कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि एक साइड का पानी पहले निकल जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रीट योर बॉडी एज वन यूनिट। इस शरीर में हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप पूरे शरीर को एक साथ लेकर चले। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेली का फैट कम हो जाए या सिर्फ चेस्ट का फैट कम हो जाए या सिर्फ मतलब फेस का फैट कम हो जाए। फैट आपका पूरे शरीर में एक साथ कम होगा धीरे धीरे। ये सब कम करने के लिए आपको शरीर का ओवरऑल फैट कम करना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नहीं तो लोग सिर्फ पेट की एक्सरसाइज करते हैं ये सोचते हुए कि मतलब पेट की चर्बी कम हो जाएगी। तो हम आगे डिस्कस करते हैं वाई पे, जो कि मैंने बताया था कि हमारा वीडियो का पहला पार्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैट की, कि आखिर में फैट जिसको हम चर्बी कहते हैं वो है क्या। तो कहानी कुछ ऐसी है कि आज से करोड़ों साल पहले जब इवोल्यूशन हो रहा था, हम आदि मानव थे, तो तब हमको कुछ दिन खाने को मिलता था और कुछ दिन नहीं मिलता था। तो मान लीजिए जिस दिन हमको खाने को मिल गया तो हमारा शरीर कुछ एक्स्ट्रा खा लेता, हमारी भूख से भी ज्यादा हम खा लेते, और वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी, अब एक्स्ट्रा खाया है तो एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी, वो स्टोर हो जाती थी एज अ फैट। अब मान लीजिए 2 दिन इस इंसान को ज्यादा खाना मिल गया, तो वो खाना एक्स्ट्रा एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। और तब ऐसी स्थितियां भी होती थी कि 10-10, 15-15 दिन तक भी हमको खाना नहीं मिलता था। तो उस सिचुएशन में जो बॉडी के एक्सेस स्टोरेज हैं, जो ये स्टोरेज हैं, बॉडी इनका यूज करती थी जिंदा रहने के लिए। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि इवोल्यूशन का गिफ्ट है फैट। तो कुल मिला के बात यह है कि फैट एक अच्छी चीज है और बॉडी इसको एज अ बॉडी पार्ट कंसीडर करती है, जिसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। तो दिक्कत कहाँ आ गई? दिक्कत यहाँ आ गई कि आज के जमाने में जहां पे हम इतना खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास हमेशा जरूरत से ज्यादा खाना अवेलेबल रहता है, और जो कि हमारी आदत है कि जरूरत से ज्यादा खाना जो कि हमको इवोल्यूशन से आई है, उसके कारण जो ये फैट डिपोजिशन है, जो ये हमारा स्टोरेज है, वो बढ़ता ही जा रहा है। और कभी भी ऐसा मौका नहीं आता है कि जब हम इनका यूज करें। मतलब पहले जमाने में तो 10-15 दिन तक जैसे मान लीजिए खाना नहीं मिला तो बॉडी ने क्या किया, जो फैट स्टोरेज थे उसको यूज कर लिया। पर आज के जमाने में तो ऐसा बहुत रेयर होता है, और मेरे हिसाब से तो कभी होता ही नहीं है कि हम कुछ खाना नहीं खाएं और जो हमारे ये फैट स्टोरेज है वो बढ़ते जाते हैं, और जो आदमी ऐसा था अब ऐसा दिखने लगता है। ठीक है, तो इतना हम समझ गए। तो ऐसा नहीं है कि फैट हमारा मतलब बिल्कुल काम का नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, इवोल्यूशन की देन है, और इवोल्यूशन से हमको जो कुछ भी मिला है उसके पीछे एक डीप मीनिंग है। तो जो फैट है उस पर हमारी डिपेंड करती है हार्मोनल हेल्थ। उसके बाद फैट हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत यूजफुल रहा है। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो शायद हम लोग खत्म हो जाते। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो फीमेल्स होती हैं
उनका मेल्स की तुलना में, मेल्स के कंपैरिजन में फैट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस रीजन ये है कि मान लो अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और भूखमरी की सिचुएशन आ जाती है तो उसको दो लोगों का जो एनर्जी है वो फुलफिल करनी है। इसीलिए जो फीमेल्स का होता है फैट परसेंटेज वो हमेशा मेल्स की तुलना में ज्यादा होता है ना। और तीसरा यूजफुल फंक्शन है कि ये हमारे शरीर के लिए एज ए कुशन काम करता है, मतलब गद्दी का काम करता है और स्किन के अंदर से हमको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इतना हम समझ गए कि फैट बॉडी के लिए यूजफुल है। तो फिर सवाल ये आता है जो हमने पूछा है कि हम क्यों कम करना चाह रहे हैं। तो आप ऐसे समझें कि इस दुनिया में हर चीज की एक रेंज है। पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया क्योंकि पृथ्वी की दूरी सूरज से न ज्यादा पास है न ज्यादा दूर, नॉट टू मच नॉट टू लिटिल। और जो ये प्रिंसिपल है वो दुनिया में हर जगह लागू होता है, नॉट टू मच नॉट टू लिटिल। तो सेम चीज फैट के केस में भी है कि बहुत ज्यादा भी अच्छा नहीं है और बहुत कम भी अच्छा नहीं है। तो हम समझ गए कि फैट की एक हेल्दी रेंज होती है। तो अब बात करते हैं कि कितना हो, फैट हमारे शरीर में कितना हो। तो ये जो हेल्दी रेंज है वो है मैन के लिए 12 से 20%। परसेंट इसका बॉडी वेट का, मान लीजिए जैसे आप 70 किलो के हैं तो लगभग 14 किलो फैट होना चाहिए। और फीमेल में यही है 22 से 30%। तो वापिस आते हैं इस सवाल पे कि क्यों सीखे हम फिटनेस हेल्थ और क्यों हम अपना मतलब टाइम इन्वेस्ट करें। उसका रीजन है कि योर बॉडी इज द ओनली होम यू गॉट टू लिव। समझिएगा इस बात को कि आप अपना घर बदल सकते हो, अपना गांव बदल सकते हो, इवन आपका देश बदल सकते हो, पर असल में देखा जाए तो आप इस शरीर में रहते हो। तो क्यों ना हम अपना थोड़ा सा टाइम निकालें, थोड़ा सा अटेंशन निकालें इस चीज को समझने में कि इस शरीर जिसमें हम रहते हैं उसकी क्या नीड्स हैं, उसकी क्या जरूरतें हैं। लोगों को अपनी बाइक, अपनी कार, इन सब की जरूरतें पता होती हैं, पर अफसोस कि उनको अपने शरीर की जो बेसिक जरूरतें हैं उनका आइडिया नहीं है। तो पहले हम हमारे शरीर में रहते हैं, उसके बाद हम इस घर में रहते हैं। पर अफसोस कि इंसान अपने जीवन का लगभग 30 से 50% टाइम इस बाहरी घर को बनाने में निकाल देता है, जबकि इंसान इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी है। ठीक है, तो मैं यही कहता हूँ कि द फर्स्ट होम यू शुड बिल्ड इज योर बॉडी। मतलब अगर आपको जीवन में मौका मिले, पहला घर आपको ये बनाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आलीशान घर नहीं होना चाहिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आउटर लग्जरीज के साथ साथ इनर लग्जरीज भी होनी चाहिए। एक बार को इंसान आउटर लग्जरीज के बिना खुश रह सकता है, पर इनर लग्जरीज के बिना खुश नहीं रह सकता। इनर लग्जरीज क्या क्या है? तो मेरे नजर में इनर लग्जरीज हैं हेल्दी बॉडी और पीस ऑफ माइंड। अगर ये दो चीजें आपके पास होती हैं तो आप जीवन में ज्यादा खुश हो पाएंगे और आउटर लग्जरीज को भी चेज कर पाएंगे। पर इनके बिना आउटर लग्जरीज का कोई मतलब नहीं है। तो अब तक हमने समझा कि फैट हमारे लिए कितना जरूरी है। अब समझते हैं कि एक्सेस फैट के क्या नुकसान है। तो समझते हैं सबसे पहले एक एक करके। सबसे पहला जो कि बहुत ऑब्वियस है कि एक्सेस फैट शरीर पे अच्छा नहीं दिखता है। आप कितने भी अमीर हो जाओ, आप कितने भी अच्छे प्रोडक्ट यूज कर लो, आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, पर आप अच्छे नहीं दिखोगे। हम अच्छे नहीं दिखते हैं, अच्छे नहीं दिखते हैं तो हमको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो जो भी हम काम करते हैं उसको अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर के नुकसान हो गए, और यकीन मानिए कि ये तो नुकसान कुछ भी नहीं है ना। हेल्थ रिलेटेड क्या नुकसान है? तो जो मोटापा है उसका डायरेक्ट रिलेशन है अर्ली डेथ से। तो मोटापे का डायरेक्ट लिंक है अर्ली डेथ से। ठीक है, एक टाइम ऐसा था कि इंसान जन्म लेता, बड़ा होता, अपना जीवन जीता, बूढ़ा होता और मर जाता। पर आज केस उल्टा हो गया है, हमको सही से बूढ़ा होने ही नहीं मिलता है। मतलब आज लोग 60 साल में क्विट कर देते हैं, जीवन हो गया, खत्म हो गया। मतलब आप सोचिए कि हम लोग बीमारी से मरने के लिए नहीं बने हैं, हम बुढ़ापे से मरने के लिए बने हैं। पर आज 95% लोग बूढ़े होते होते बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और जल्दी मर जाते हैं। खैर, मौत का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, पर ये सारी चीजें जो हम अभी सीख रहे हैं वो हमारे हाथ में है। हाँ ठीक है, दूसरा नुकसान देखते हैं कि ओबेसिटी, मोटापा बीमारियों को आकर्षित करता है। हम सभी जानते हैं अगर आपके पास एक्सेस फैट है तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, मैं लिख देता हूं मैं, एक्सेस फैट है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब आपका बढ़ जाता है तो फिर आपको टाइप 2 डायबिटीज के खतरे रहते हैं और फिर बीपी रिलेटेड इश्यूज। मतलब एक्सेस फैट बीमारियों को आमंत्रित करता है, मतलब बुलाता है। अच्छा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जिनके पास एक्सेस फैट नहीं है उनको कभी बीमारियां होती ही नहीं है, उनको भी होती बीमारियां, पर उनके पास बीमारियों से लड़ने की अधिक क्षमता होती है। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं आप। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने समझ लिया कि एक्सेस फैट के बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। तो अब हम बात करते हैं ओवरऑल हेल्थ की। ओवरऑल हेल्थ की
या जिसको लेमन लैंग्वेज में फिटनेस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज तो हम समझ गए कि जो फैट है, जो चर्बी है हमारी, वो एक हेल्दी रेंज में होगी, जो कि है, यहाँ लिख देता हूँ, 12 से 20 फॉर मैन, 22 से 30 फॉर फीमेल। ठीक है, फैट अगर हमारा हेल्दी रेंज में हो, ठीक है, तो हमारी हेल्थ जो अच्छी होगी। दूसरा, अगर हमारे पास ढंग का मसल मास होगा, मसल मास मतलब मांसपेशियां, हम सबको पता है चीजें उठाने में काम आती है, अच्छा खासा मसल मास होगा तो हमारी हेल्थ अच्छी होती है। देखो मसल मास के फायदे क्या क्या है। मसल आपको जो फर्स्ट फायदा लुक्स देती है, जो टोनिंग होती है ना, जो फिटनेस दिखती है, वो मसल के कारण दिखती है। ठीक है, उसके बाद मसल आपको स्ट्रेंथ देती है, मजबूती देती है, आप ज्यादा वजन उठा पाते हो जीवन में। ठीक है, इससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, और अच्छा खासा मसल मास होने के फायदे ही फायदे हैं। इन सब पे एक एक वीडियो बन सकता है कि एक्सेस फैट के क्या क्या नुकसान है और कैसे ये हमारे शरीर को अफेक्ट करता है, मसल मास ज्यादा होने के क्या फायदे हैं, उस पर भी एक अलग से पूरा वीडियो बन सकता है। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि हमको बस पता होना चाहिए कि हाँ इसके फायदे इसके नुकसान है। ठीक है, ठीक है, यह हेल्थ हो गई हमारी, कि जो फैट हो वो हमारा इस रेंज में हो, फैट हमारा इस रेंज में हो, मसल मास हो वो हमारा ज्यादा हो। कितना ज्यादा हो, इसको ऐसे समझो, ये हमारा एसेट है, जैसे सोना या रियल एस्टेट। ठीक है, अब एसेट जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा हमारे लिए। सेम मसल मास के साथ है कि जितना ज्यादा आप कमा सकते हो उतना बेहतर है। अब कमाएंगे कैसे इसको, देखो इसको कमाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो टाइम, एक एफर्ट, और एक न्यूट्रिशन। एक बार आपने इसको कमा लिया तो ये जीवन भर आपकी सेवा करेंगे। कैसे समझिए, जब हम एसेट इकट्ठे करते हैं, है ना, ये सोचकर कि बुढ़ापे में हमको इससे मदद होगी, सेम मसल मास के साथ है। जब हम मसल मास इकट्ठा करेंगे, और इसका जो बेस्ट टाइम है इकट्ठा करने का, वो मतलब जवानी का ही टाइम है, जैसे हम पैसों के लिए भी करते हैं। एक बार आपके पास अच्छा खासा मसल मास हो गया, फिर ये आपको हेल्प करेंगे बुढ़ापे में। बुढ़ापे में कैसे हेल्प करेंगे, जब आपके जॉइंट्स कमजोर हो जाएंगे, तो ये मसल मास ही होगा जो आपके शरीर का वेट उठा के रखेगा। ये मसल मास ही है जो आपको मतलब हिलने और चलने में मदद करेगा। तो मसल मास अगर आपके पास अच्छा खासा होगा, तो आप भूल जाओ कि आपको बीपी, शुगर ऐसी समस्याएं बुढ़ापे में होंगी। तो बेसिक ओवरऑल हमारे पास हेल्थ और फिटनेस की डेफिनेशन हो गई। जो हमारे फैट है वो एक हेल्दी रेंज में होगा, है ना, 12 से 20% और मैन में, और 22 से 30% फीमेल में। और हमारे पास एक डिसेंट मसल मास होगा। अगर ये है आपके पास, तो आप हेल्दी दिखोगे और हेल्दी फील करोगे। आपको जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें फर्क नजर आएगा। एक बड़ा प्यारा कोट है कि एवरीवन डाइज बट नॉट एवरीवन लिव्स। मतलब हर कोई मरता है पर हर कोई जीता नहीं है। जीने का मतलब यहाँ पर लाइफ की क्वालिटी से है और उस फील से है कि हम क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, इतना हम समझ गए। तो अब तक मैंने आपको ये हेल्दी होने वाला, फिट होने वाला आइडिया अब तक बेच दिया होगा। अब तक आपका वाई क्लियर हो गया होगा, और अब शायद आपके मन में सवाल भी आ रहा होगा कि ये चीज कैसे करें। ठीक है, तो उसके लिए हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। और अब तक आपने शायद ये एक डिसीजन ले लिया होगा कि आप इन चीजों को पाने वाले हो। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं कि कैसे। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब भी प्रश्न आता है कैसे, तो इसके साथ साथ हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। एक तो होती है डिसीजन, और एक होता है क्लैरिटी। मतलब सबसे पहले तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अभी आपने डिसीजन लिया कि ठीक है आज तक जो भी हुआ वो ठीक है, अब मैं मतलब इस हेल्थ और फिटनेस के रास्ते पे चलना चाहता हूँ, और आपने ये डिसीजन ले लिया। ठीक है, पर गड़बड़ हो जाती है क्लैरिटी में। जब तक आपको चीजों की क्लैरिटी नहीं होगी, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, प्रोसेस सस्टेनेबल नहीं होगी। आप हमेशा यही सोचते रहोगे कि मतलब ये चीजें काम करेगी या नहीं करेगी, और कभी भी आप प्रोसेस को एंड तक नहीं ले जा पाओगे। तो डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा। मैं क्लैरिटी की गारंटी लेता हूँ। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको बॉडी फेट लूज कैसे करना है, फैट की चर्बी कैसे जाएगी, है ना, और ओवरऑल फिटनेस, ओवरऑल हेल्थ क्या है। और एक पॉपुलर कोट है कि यू आर वन डिसीजन अवे फ्रॉम अ कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ। और बहुत सारे लोगों को तो ये अंदाजा भी नहीं है कि वो सिर्फ 6 महीने दूर हैं अपनी बेस्ट फिजिक्स से। और ये सारी चीजें अब हम समझने वाले हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे हमारा उद्देश्य लिख देता हूँ। हमारा एम है, एक तो फैट को हेल्दी रेंज में लाना, है ना, और जो हमारा मसल मास है ये नहीं जाना चाहिए, है ना, या तो मतलब ये बराबर रहे जितना था उतना, या बढ़े, कम नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हमको तो सिर्फ वजन घटाना है, मतलब स्केल पे वजन कम दिखना चाहिए, है ना।
पर ये गलत माइंडसेट है। आप यूँ समझिए कि आपके शरीर में 10 तरह की चीजें हैं, है ना? मतलब उसमें फैट भी है, मसल भी है, वाटर वेट भी है, और उसके बाद आपकी हड्डियां भी हैं और ऑर्गन्स भी हैं। तो आप यूँ समझिए कि हमको सिर्फ वजन नहीं घटाना है, हमको सही तरह का वजन घटाना है, जो कि है फैट। हमको वजन सिर्फ फैट से कम करना है। बहुत सारी बार आप देखोगे कि हम 2-3 दिन खाना छोड़ देते हैं तो फटाक से वजन घट जाता है, पर जैसे ही हम वापस खाना चालू करते हैं हमारा वजन वापस आ जाता है। तो वो जो है वो वाटर वेट था। और हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में मोस्टली मतलब 70% तक पानी होता है। तो बहुत सारी कंडीशंस में आपके जो वाटर वेट है वो फ्लक्चुएट करते रहेंगे। जैसे जिस दिन आप जैसे सॉल्टी फूड खा लोगे या जंक फूड खा लोगे, तो सेम डे ही आपका वजन 1 से 1.5 किलो तक बढ़ सकता है। और जैसे मान लीजिए अगर आपने खाने से नमक निकाल दिया तो भी आपका वजन 1-2 किलो कम हो जाएगा। तो आप यूँ समझिए कि वो फ्लक्चुएशंस आपकी हेल्थ से डिसाइड नहीं करते। तो हम समझ गए कि एक हमारे पास शरीर में फैट है, फैट मास, जो फैट का मास है, और एक है फैट फ्री मास। इसमें बथेरो चीजें आ गई, है ना? जैसे हमारे बोन्स का वेट, हमारे मसल्स का वेट, वाटर वेट, अदर ऑर्गन्स का वेट, है ना? इससे हमको लेना देना नहीं है। हमको जो वेट घटाना है वो घटाना है फ्रॉम फैट। तो ही हम असलियत में लॉन्ग टर्म में वजन घटा पाएंगे। तो ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या स्टेप्स हैं जो हमको फॉलो करना है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेप है स्टेप 1, सेट द इंटरनल एनवायरमेंट। मतलब आपको जानबूझ के कॉन्शियसली ऐसा एनवायरमेंट, फैट लॉस का एनवायरमेंट सेट करना पड़ेगा जिसमें आपके शरीर को लगे अब शायद बाहर से खाना नहीं आ रहा है अंदर, अब शायद टाइम आ गया है कि जो भी मैंने मतलब मेरे बैंक में जमा किया था, जो भी स्टोरेज मैंने एनर्जी का जमा किया था, अब टाइम आ गया है कि मैं उसको यूज करूं, जो भी डेली फंक्शन बॉडी परफॉर्म करती है उनके लिए। तो इतना हम समझ गए कि शरीर को एनर्जी कम देनी है, ताकि वो अपने शरीर में जो स्टोर एनर्जी है पहले से उसको यूज करे। और स्टोर एनर्जी है फैट, यानी कि फैट को यूज करे। यानी कि हम कम कैलोरीज खाएंगे, है ना? कैलोरीज शब्द सुनकर आपको घबराना नहीं है। जैसे डिस्टेंस की जो यूनिट है वो किलोमीटर है ना? ऐसे जो हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है ना, उसकी यूनिट है कैलोरीज। तो इतना हम समझ गए कि कैलोरीज यहाँ पे एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि कैलोरीज हमारी बॉडी में आती कैसे हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी है। तो बॉडी में कैलोरीज आने का एकमात्र सोर्स है फूड। बेसिकली जो भी हम खाना खाते हैं, जैसे मान लीजिए ये फूड है ना? फूड में 3 कंपोनेंट होते हैं। इसमें कुछ हिस्सा कार्ब्स का होगा, है ना? कुछ हिस्सा होगा फैट्स का, और कुछ हिस्सा होगा प्रोटीन का। हमारी बॉडी में जो कैलोरीज का एकमात्र सोर्स फूड है, और जो हमारी बॉडी है वो इनको 4 तरीके से खर्च करती है, जिसमें से पहला है बीएमआर। बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं जो इसको जिंदा रखने के लिए जरूरी हैं, जैसे हार्ट का धड़कना, दिमाग का चलना, किडनीज का काम करना, हमारे ऑर्गन्स का काम करना, जो भी ऐसे फंक्शंस जो हमारे शरीर को जिंदा रखते हैं, मात्र जिंदा रहने में हमारी बॉडी जो एनर्जी खर्च करती है वो बीएमआर में आती है। और ये हमारे टोटल कैलोरीज एक्सपेंडिचर का, जो भी हम कैलोरीज खर्चा कर रहे हैं उसका 70% तक हो सकता है। ये एग्जैक्ट नहीं है, मतलब अंदाजा है ना? फिर उसके बाद आती है ईट, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। मतलब जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग करते हैं, जब हम योगा करते हैं, या जब हम भागते हैं, तो वो होती है एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जो होती है हमारे टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर का 5 से 10% होती है। फिर आती है नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। वो सारी चीजें जो एक्सरसाइज नहीं कहलाती है, जैसे ये मेरा बोलना, मेरा मार्कर से लिखना, मेरा हाथ हिलाना, मेरा मुंह हिलाना, जैसे ऑफिस में बैठकर काम करना, है ना, पानी पीने जाना, ये सारी चीजें जो एक्सरसाइज नहीं कहलाती है, उन सारे टास्क को परफॉर्म करने में हमारी जो बॉडी एनर्जी खर्च करती है उसको कहते हैं नीट। और ये होती है हमारी लगभग 10 से 15%। ठीक है, और चौथा है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। तो जो हम खाना खाते हैं उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए भी कुछ एनर्जी खर्च होती है, जो कि लगभग टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर का 10% होता है। आपको ये सारी चीजें याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर जो टोटल कैलोरीज इन वो ज्यादा है टोटल कैलोरीज आउट से, मतलब आपने जो खाया वो ज्यादा है, आपने जो एनर्जी एक्सपेंड की, तो आपका जो फैट डिपोजिशन होगा, मतलब आपके जो फैट स्टोरेज है शरीर के वो बढ़ते जाएंगे। और जो एनर्जी इन है वो कम होती है एनर्जी आउट से। तो बॉडी जो बची हुई एनर्जी है वो
यूज करेगी आपके एक्सेस फैट स्टोरेज से। तो हमको सिर्फ इतनी ही बात याद रखनी है, और हम चाहते हैं कि जो हमारा फैट स्टोरेज है वो धीरे धीरे कम हो। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, मतलब या तो हम जो कैलोरीज जो कंज्यूम कर रहे हैं उसको कम कर दें, तो भी ये डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, या तो हम जो एनर्जी खर्च कर रहे हैं उसको बढ़ा दें। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बीएमआर है वो हमारे हाथ में नहीं है, कि बॉडी खुद को जिंदा रखने में कितनी एनर्जी खर्च करती है वो हमारे हाथ में नहीं है। ईट, ये हमारे हाथ में है कि हम एक्सरसाइज करके थोड़ी बहुत एनर्जी खर्च कर सकते हैं। नीट, ये भी बहुत हद तक हमारे हाथ में है, जैसे हम प्रेफर कर सकते हैं कि मतलब ज्यादा चलें या ज्यादा हिले डुलें वगैरह, है ना। और जो ये है ये भी हमारे हाथ में नहीं है। तो आप ये देख सकते हो कि कैलोरी खर्च कैसे होगी। इसमें जो 80% चीजें हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, सिर्फ 20% चीजें ही हमारे हाथ में है। पर कैलोरी आएंगे कैसे, इसका 100% कंट्रोल हमारे हाथ में है। तो बेसिक फिटनेस आईक्यू ये कहता है कि 100 कैलोरीज एक्स्ट्रा खर्च करने से अच्छा है कि आप उन 100 कैलोरीज को कंज्यूम करो ही मत। बहुत सारे लोग मतलब इक्वेशन के दूसरी साइड पे फोकस रखते हैं। वो सोचते हैं कि मतलब कितना भी खा लेंगे और फिर एक्सरसाइज कर लेंगे। आप खुद क्लियरली देख सकते हो कि जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है वो आपके टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर का लगभग 5 से 10% ही है, पर फिर भी लोग करते हैं। तो मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ कि कैलोरीज इन हमारी कम होनी चाहिए कैलोरीज आउट से। और हमने डिसाइड किया कि जो कैलोरीज इन हम शुरुआत में ही कम रखेंगे, कम खाकर। तो अब सवाल आता है कि कितना कम खाया जाए। तो उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। मतलब अगर हमको किसी तरह ये पता चल जाए कि इतनी कैलोरीज आप खाओगे तो आपका जो फैट है, फैट मास है, वो ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा। तो किसी तरह हमको अगर हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज पता चल जाए तो काम आसान हो जाएगा, है ना। मेंटेनेंस कैलोरीज पता करने के लिए जो भी आपका वेट है, जैसे मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं हम, एक 80 किलो का आदमी है, 80 किलो का इंसान है ना। तो मेंटेनेंस कैलोरी निकालने के लिए आपको वेट में 2.2 का मल्टीप्लाई करके आपको एक्टिविटी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना है। अब समझिए क्यों कर रहे हैं हम ये। तो वेट को केजी से पाउंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 2.2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर ये एक्टिविटी मल्टीप्लायर है। मतलब अगर जैसे आप दिन में बहुत ज्यादा एक्टिव हो, जैसे आपका काम ही ऐसा है कि उसमें आपको दिन भर जैसे कुछ उठाना पड़ता है, या आपके एक्स्ट्रा मतलब कदम बहुत ज्यादा हो जाते हैं, चलना बहुत पड़ता है, तो आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपका काम ऐसा है कि दिन भर आप ऑफिस में सिर्फ बैठे रहते हो, तो ऑब्वियसली आपकी जो कैलोरीज खर्च है वो कम होंगी, तो आप 13 से करोगे। तो अगर आपकी एक्टिविटी मॉडरेट है, क्योंकि हम एक्सरसाइज भी करेंगे, तो 14 से मल्टीप्लाई करने पर आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज मिल जाएंगी। तो यहाँ पे वेट है 80 किलो, तो इस बंदे की जिसका वजन 80 किलो है उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज आई है लगभग 2464। इसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ नीचे की ओर। तो उसकी मेंटेनेंस कैलोरी है 2450, मतलब इतनी कैलोरीज वो खाएगा तो उसका वेट जो है वो ना तो बढ़ेगा और ना ही कम होगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे कुछ भी चीज आप मेजर नहीं कर सकते हो सही से। आप सोचो कि मैं सिर्फ मतलब .264 ही कैलोरीज खाऊंगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप मतलब सिंगल एक एक कैलोरीज को मेजर कर सको। आप सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हो कैलोरीज का। और दूसरी बात यह है कि जो ये फॉर्मूला है वो भी एकदम करेक्ट आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल के नहीं देता है, क्योंकि 80 किलो के अगर दो इंसान हैं तो दोनों की मेंटेनेंस कैलोरीज भी अलग अलग हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका मेटाबॉलिज्म कैसा है। पर हम में से 90% लोगों का इससे काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम समझ गए कि मेंटेनेंस कैलोरीज हमारी ये है, पर हमको तो वजन घटाना है, हमको तो फैट घटाना है, तो हम कम खाएंगे। कम खाएंगे मतलब कैलोरीज डेफिसिट में खाएंगे। तो अब सवाल आता है कि कितनी कम खाएंगे। अब जो हमने एग्जांपल लिया था, इस इंसान की बात करता हूँ कि 80 किलो पे इसका 30% बॉडी फैट है। अच्छा, एक कंफ्यूजन आपको ये भी आएगा कि हमारी जो बॉडी का फैट परसेंटेज कैसे निकालें। तो स्क्रीन पे आपको अब एक इमेज दिखेगी, उसमें से आप अपने बॉडी का फैट परसेंटेज देख सकते हो। ये भी एकदम एक्यूरेट नहीं है, पर इससे आपका काम चल जाएगा, है ना। तो वापिस आते हैं एग्जाम्पल पे कि 80 किलो के आदमी का 30% बॉडी फैट है, मतलब जिसका जितना ज्यादा बॉडी फैट परसेंटेज है वो उतनी ही तेज स्पीड से वजन घटा सकता है। तो कहने का मतलब है कि उसके पास अच्छे खासे एनर्जी स्टोरेज हैं। तो अगर वो बहुत कम भी खाता है तो भी उसकी बॉडी एनर्जी के लिए स्ट्रगल नहीं करेगी, उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसकी फुलफिलमेंट आराम से हो जाने वाली। तो जो हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज थी उसमें से हम उतना परसेंटेज माइनस कर देंगे जितना हमारा बॉडी का फैट परसेंटेज है ना। तो जैसे मान लीजिए कि 2450 मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज है, इतनी मैं खाऊंगा तो ना मेरा वजन बढ़ेगा ना घटेगा। तो मैं इससे कम खाऊंगा, कितना कम खाऊंगा, 30%। अगर मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 40% है तो मैं 40% कम खाऊंगा। तो 2450 में से मैं 30% हटा दूंगा, तो मेरा निकल के आता है लगभग 1715, और इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा 1700 से। आप राउंड ऑफ हमेशा नीचे साइड ही कीजिएगा, जैसे 64 का 50 किया, यहाँ पे 15 का मैंने 1700 किया है, क्योंकि हमेशा लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं जितना वो खाते हैं उसको, और ओवर एस्टिमेट करते हैं जितना वो बर्न करते हैं उसको। तो अब हमने कैलोरी डेफिसिट किया, तो यहाँ पे एक बार वापस लिख देते हैं। तो अब जो
हमने एग्जांपल लिया था जो 80 किलो का आदमी था, है ना, जिसका बॉडी फैट परसेंटेज 30% था, है ना। अब वो कितनी कैलोरीज डेफिसिट में रोज, अगर 750 कैलोरीज डेफिसिट में खाएगा तो उसका फैट लॉस होने लगेगा, उसकी चर्बी जाने लगेगी। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फिजिक्स के नियम कहते हैं। आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स के लॉ में कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अदर्स। सेम वही बात है कि आपने इतने दिनों से जो एनर्जी खाई वो कहीं गायब नहीं हो गई, वो सिर्फ स्टोर हो गई फैट के रूप में। अब जब आप एनर्जी कम खा रहे हो, है ना, तो अब जब आप 750 कैलोरीज कम खा रहे हो तो अब फैट स्टोरेज आपके यूज होने लगेंगे। तो सिंपल सी ये बात हमको समझ में आ गई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझ लेते हैं कि कैलोरीज काउंट आपको कैसे करनी है। देखो, आप दिन भर में जो भी खाते हो, हर छोटी से छोटी चीज आपको मेजर करना है ग्राम्स में। एग्जैक्ट नहीं निकालना है, एग्जैक्ट निकालो तो बढ़िया, पर नहीं निकालते हो तो भी आपको अंदाजे से आपको हर चीज लिखनी है कि आपने क्या क्या खाया, है ना। उसके बाद आपको गूगल पे या किसी भी कैलकुलेटर पे, आपको गूगल पे या कैलकुलेटर पे मिल जाएगा कि 100 ग्राम जैसे एप्पल में कितनी कैलोरीज होती हैं। और जैसे आप कुछ खरीद के खा रहे हो, जैसे नमकीन हो गया, सोया चंक्स वगैरह हो गए, तो उनके पीछे जो न्यूट्रिशनल लेवल होता है वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ऐसे आपने जो जो खाया उनको जोड़ के आप अपने दिन भर की कैलोरीज निकाल सकते हो कि आपने कितनी कैलोरीज कंज्यूम की। याद रखना, जब आपकी कैलोरीज मेंटेनेंस से ज्यादा होगी तो आपका फैट गेन होगा, फैट लूज नहीं होगा। तो अब आगे बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। ये जो हमने किया था वो था स्टेप नंबर 1। अब है स्टेप नंबर 2, सेट द एक्सटर्नल क्लाइमेट। देखो, हमारा उद्देश्य सिर्फ वजन कम करना ही नहीं है। जब आप जैसे कैलोरी डेफिसिट में जाओगे, अपनी जरूरत से कम खाओगे, तो जो शरीर है वो खुद को खाने लगेगा। खुद को खाने लगेगा इन द सेंस, जो उसके मतलब एनर्जी स्टोर्स है, जैसे फैटी स्टोरेज है, उनको तो खाएगा। साथ ही साथ में उसके पास एक और है, मसल मास, इसको भी वो तोड़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि मसल जो है वो एक मेटाबॉलिक एक्टिव टिश्यू है। मेटाबॉलिक एक्टिव मतलब उसको रोज रिपेयरमेंट की जरूरत होती है। तो जब शरीर के पास एनर्जी कम आएगी तो वो फैट के साथ साथ मसल्स को भी ब्रेक डाउन करने लगेगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। हमने शुरू में ही पढ़ा था कि हेल्दी बॉडी में डिसेंट मसल मास होता है, और मसल्स हम ब्रेक डाउन करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर हमको सिर्फ वजन ही घटाना होता तो हम बची हुई 1700 कैलोरीज भी क्यों खाते हैं। हम बिल्कुल जीरो खा के और वजन तो वैसे भी घटा लेते हैं, पर उससे हमारी हेल्थ डैमेज होती है। क्योंकि हमारा शरीर मसल मास को भी ब्रेक डाउन कर देता है, और जो बची कुची मसल्स थी हमारे पास वो भी हम खो बैठते हैं। तो इसलिए जो ये हमारी जर्नी है फैट लॉस की, वो एक स्लो पेस पर है, ताकि हम बीच में मसल मास प्रिवेंट कर सकें। ऐसा ना हो कि हमारा मसल मास ही चला जाए। तो इन मसल्स को प्रिवेंट करने के लिए हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे इन पे। एक्सटर्नल फोर्स कैसे लगाएंगे? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके, मतलब बेसिकली वजन उठा के। जब हम वजन उठाते हैं तो मांसपेशियों का यूज होता है। तो जब शरीर को जरूरत पड़ेगी इनकी, रोज रोज मतलब हफ्ते में 3 से 5 बार, तो जब इन मसल्स की डे टू डे बेसिस पर जरूरत पड़ रही है शरीर को, तो वो इनको प्रिवेंट करके रखेगा। और ज्यादातर केसेस में ये मसल्स और स्ट्रोंगर होती हैं वजन उठाने से, और बिगर होती हैं। तो इसलिए हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर कोई सोचता है कि वो एक्सरसाइज करके पतले हो जाएंगे, तो वो गलत सोचता है। हमने शुरू में ही देखा था कि जो ईट है, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, वो हमारे टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर का सिर्फ 5 से 10% होता है। हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं टू ट्रेन अवर मसल्स, टू मेक देम स्ट्रोंगर, टू मेक देम बिगर। हमेशा याद रखें, ट्रेन टू बिल्ड नॉट टू बर्न। एक्सरसाइज से आपका फैट डायरेक्टली बर्न नहीं होता है, आपका फैट बर्न होता है कैलोरी डेफिसिट से, जो हमारी स्टेप नंबर 1 थी। अच्छा, इसमें एक और डाउट आता है कि ठीक है, हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे 3 से 5 दिन हफ्ते के, पर उनमें क्या करेंगे? और जिसको कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए बिल्कुल भी, वो कंपाउंड मूवमेंट्स पे ध्यान दे सकते हैं। कंपाउंड मूवमेंट्स कौन से? पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स। याद रखें कि आपको हर मसल ग्रुप को ट्रेन करना है। हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि ट्रीट योर बॉडी एज वन यूनिट। कहीं से भी आपका मसल लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका पूरा शरीर एक ही है। और अगर आप जैसे ये कंपाउंड मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं तो लगभग आपकी 80% मसल्स अपने आप ट्रेन हो जाती हैं। जैसे पुशअप्स में आपके चेस्ट और ट्राइसेप ट्रेन हो जाते हैं, पुलअप्स में बैक और बाइसेप्स, स्क्वाट्स में ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग। ये आपके जो बिगर मसल ग्रुप हैं उनको अच्छे से टारगेट करती है। और हमेशा याद रखें कि जब आप ट्रेन करो तो फेलियर तक करो, यानी कि तब तक ट्रेन करना है जब तक आप एक रैप करने में फेल नहीं हो जाए। तो और इसके अलावा आपको यूट्यूब पे ट्रेनिंग के बथेरो वीडियोस मिल जाएंगे, तो उनकी हेल्प भी आप ले सकते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3। अभी तक हमने जो 2 स्टेप डिस्कस करी वो नेसेसरी थी पर सफिशिएंट नहीं थी। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3,
सफिशिएंट प्रोटीन। समझे इसको, जब आप ट्रेन कर रहे हो अपनी मसल्स को, फर्क नहीं पड़ता घर पे कर रहे हो या जिम में कर रहे हो, आपकी मसल्स में माइक्रो टीयर्स आएंगे, आपकी मसल्स डैमेज होंगी। जब आप ट्रेनिंग के बाद सफिशिएंट प्रोटीन लोगे तब वो माइक्रो टीयर्स रिपेयर होंगे। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है। ऐसा समझिए कि आपको एक दीवार खड़ी करनी है तो दीवार खड़ी ईंटों से होगी, सेम प्रोटीन ईंटों का काम करता है आपकी मसल बिल्डिंग के लिए। अगर प्रोटीन नहीं खाते हो तो डैमेज हील नहीं होगा, तब तो और दिक्कत है ना। तो सफिशिएंट अमाउंट कितना? तो सफिशिएंट अमाउंट है बॉडी वेट इंटू 1.6 टू 1.8 ग्राम। स्टडी में देखा गया है कि 1.6 ग्राम पर बॉडी वेट प्रोटीन खाने पर सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। हमारे एग्जांपल में 80 किलो का जो इंसान था, अगर 1.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो निकल के आता है 128 ग्राम। अगर इतना प्रोटीन नहीं हो पाता डाइट से, इवन 100 ग्राम भी हो जाता है तो भी बहुत है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हर फूड में कुछ अमाउंट ऑफ कार्ब्स होगा, कुछ अमाउंट में फैट होगा और कुछ अमाउंट में प्रोटीन होगा। आपको ऐसे फूड आइडेंटिफाई करने हैं जिसमें आपको ये ज्यादा मिले। कौन से हैं ऐसे फूड? आपको बथेरो वीडियोस इंटरनेट पे मिल जाएंगे, मेरे बेस्ट सोर्स हैं, सबसे बढ़िया सोर्स प्रोटीन का वे। मैं वेजिटेरियन इसलिए, और जो भी सारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो पनीर, दही, दूध, और दूसरा है सोया और इसके जो भी डेरिवेटिव्स हैं, सोया चंक्स, टोफू वगैरह वगैरह, ये दोनों प्रोटीन के कंप्लीट और बेस्ट सोर्स हैं। आप उन्हीं को प्रोटीन सोर्स मानिए जिनमें 40% से अधिक प्रोटीन हो। यानी कि मान लो 100 ग्राम कोई आप फूड खाते हो, अगर उसमें प्रोटीन कंटेंट 40 ग्राम से ज्यादा है तो ही हम उसको प्रोटीन सोर्स कहेंगे। हमेशा याद रखना, दाल प्रोटीन सोर्स नहीं है, वो कार्ब सोर्स है, क्योंकि उनमें 60% तक कार्ब्स होते हैं। तो आई होप स्टेप 3 आपको क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं स्टेप 4 की तरफ। तो स्टेप नंबर 4 है खुद की बॉडी को हाइड्रेट रखना है और सफिशिएंट स्लीप लेनी है। आपने सबसे पहले कैलोरी डेफिसिट किया फैट लॉस के लिए, फिर आपने मसल्स का ब्रेकडाउन ना हो इसलिए ट्रेनिंग करी। अब आपने ट्रेन करके मसल्स को डैमेज किया। अब उन मसल्स की दीवार को बनाने के लिए जो ईंटें चाहिए, उन ईंटों की सप्लाई आपने सफिशिएंट प्रोटीन खाकर बॉडी को दे दी। तो सिर्फ सप्लाई देने से काम नहीं बनेगा, आपको टाइम भी देना पड़ेगा। याद रखिए, मसल्स तब नहीं बनते हैं जब आप जिम में ट्रेन करते हो, मसल्स तब बनते हैं जब आप रेस्ट लेते हो, जब आप सोते हो। भले ही स्टेप 4 है पर यह भी नेसेसरी है, क्योंकि अगर आप सारी चीज सही करोगे और अगर आप स्लीप सही से नहीं लेते हो तो आपकी जर्नी स्लो हो जाएगी, आपकी मसल बिल्डिंग और फैट लूज दोनों की जो स्पीड है, दोनों की जो रेट है वो कम हो जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ। तो अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की, कंप्लीट न्यूट्रिशन। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। देखो, हम जो फूड खाते हैं उसमें 5 तरह के मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं विटामिन और मिनरल्स। ये 5 तरह की चीजें हमारे शरीर को चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर योर बॉडी इज गुड एट हीलिंग योरसेल्फ। हमेशा याद रखना, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है खुद को हील करने में, खुद को ठीक करने में। बस शर्त यही है कि उसको जो चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। हमने प्रोटीन की बात की, जितना उसको चाहिए। कार्ब्स हमको खाने के साथ मिल जाते हैं, फैट्स भी हमको मिल जाते हैं अगर आप उनको जानबूझ के अवॉइड नहीं करो। बहुत सारे लोग फैट्स को इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि फैट्स खाने से फैट बढ़ जाता है, जो कि गलत फहमी है, क्योंकि फैट बढ़ता है कैलोरी सरप्लस से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं विटामिन की और मिनरल्स की। ठीक है, फिर हम बात करते हैं विटामिन की और मिनरल्स की। ये चीजें आपको मिलती हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल से। आपको कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने हैं। हमेशा याद रखें कि आप 80% होल फूड्स खाएं। होल फूड्स मतलब कि वो प्रोसेस नहीं होने चाहिए, जितना वो नेचर के करीब हो उतना बढ़िया। जैसे आलू को उबालना नेचर के बहुत ज्यादा करीब है, बजाय उसको प्रोसेस करके चिप्स बनाना। तो चिप्स होल फूड्स नहीं हुए, उबला हुआ आलू होल फूड्स हुआ। ऐसे आप 80% अपनी डाइट में अगर होल फूड्स रखोगे और अगर 400 से 500 ग्राम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाओगे तो आपके जो विटामिन मिनरल्स इनकी नीड्स है बॉडी की, वो ऑन पॉइंट रहेंगी। मुश्किल नहीं है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना। आप एक एप्पल खाते हो वो भी 100 ग्राम का होता है, एक टमाटर 50 ग्राम का होता है। और इसके अलावा आपको एक ब्लड टेस्ट करवाना है विटामिन और मिनरल्स के लिए, और फिर उसमें आपको पता चलेगा कि आप किन चीजों में डेफिशिएंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल, इंडिया की आधी पॉपुलेशन विटामिन D3 और B12 इन दोनों में डेफिशिएंट है। तो ब्लड टेस्ट करवाने के बाद जब आपको पता चलेगा कि आप किन किन विटामिन या मिनरल्स में डेफिशिएंट हो, तो फिर आप उनको सप्लीमेंट करना कंसीडर कर सकते हो। तो ये थी 5 स्टेप्स बेली फैट लूज करने की। तो अगर आप इन 5 स्टेप्स को सही ढंग से फॉलो करते हो तो आपका बेली फैट जड़ से खत्म हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखोगे,
तो इसमें मैंने आपको कोई बेली फैट का सॉल्यूशन नहीं दिया है, मैंने आपको एक लाइफस्टाइल बताई है कि ये जीवन हमारा होना चाहिए। बेली फैट लूज करना तो हमारा सबसे छोटा गोल है। एक बार जब हमारा बेली फैट चला जाएगा और अगर आप इसी प्रोसेस को लॉन्ग इनफ दोहराएं तो आपके विजिबल एब्स भी दिखने लगेंगे। पर जब हम इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे, जब हमारा बेली फैट चला जाएगा या जब हम इस स्टेज पे भी पहुंच जाएंगे, तो तब हम ये सारी चीजें करना छोड़ थोड़ी देंगे। ये चीजें हम लाइफ टाइम कंटिन्यू रखेंगे। इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो में कोई 30 डेज या 90 डेज प्लान नहीं दिया, क्योंकि इन 90 डेज प्लान की दिक्कत यही होती है कि दे वर्क्स ओनली फॉर 90 डेज, उसके बाद क्या। इसलिए मैं चाहता हूं कि 90 दिनों के बारे में आप सोचना बंद करें और स्टार्ट थिंकिंग अबाउट 90 इयर्स लाइफस्टाइल। 90 सालों तक आप सोचना शुरू करें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इस शरीर में हमको सिर्फ 1 महीना या 2 महीना रहना है, इस शरीर में हमको सालों रहना है। तो हमको सीखना पड़ेगा कि हाउ टू ईट, हाउ टू ट्रेन, ये सारी चीजें हमको रोज करनी है। तो क्यों ना हम ये चीजें एक बार सीख लें ताकि हमारा जीवन आसान हो जाए। और इस वीडियो का मेन पर्पस था आपका वाई क्लियर करना। एक बार अगर आपका वाई क्लियर हो जाता है, फिर हाउ को आप क्लियर कर ही लोगे। और इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोस हैं और इस वीडियो से कई गुना इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, बस आपको सही सवाल पूछना है। क्योंकि इंटरनेट पे ऐसी वीडियोस भी हैं जिनमें आपको बताते हैं कि 10 दिन में पेट की चर्बी कैसे गायब करें। तो ठीक है, अब वीडियो खत्म करने का समय आ गया है और आप सभी लोग जिन्होंने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, वाकई आप काबिले तारीफ हैं। ये सारी चीजें जो सीख रहे हो वो आपके बहुत काम आने वाली है। और आपके लिए गुड न्यूज यह है कि हेल्थ या फिटनेस इजंट फैशन, यानी कि जो फिटनेस के, जो हेल्थ के जो बेसिक्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो फैशन की तरफ बदलने वाले नहीं है। यानी कि आज आप जिस बॉडी में रह रहे हो उसकी जो प्रिंसिपल्स हैं, उसकी जो वर्किंग है, जो हमने अभी समझी, वो कभी नहीं बदलने वाली। यानी कि जो चीजें आप सीख रहे हो वो आज जितने रिलेवेंट है, आज जितनी एप्लीकेबल है, उतनी ही आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद उतनी ही एप्लीकेबल और उतनी ही रिलेवेंट रहेंगी। और अच्छी बात यह है कि जब एक इंसान फिटनेस के बारे में सीखता है तो 3 जनरेशन को बेनिफिट मिलता है उसका। एक तो खुद वो, उसका पार्टनर, वाइफ या हस्बैंड, और उसके फ्रेंड्स, उसके बाद उनके पेरेंट्स, और तीसरा वो अपने बच्चों के लिए भी एक रोल मॉडल होते हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो जरा भी काम का लगा हो या आपके कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपके पहचान में ऐसा कोई है जिसको इस वीडियो की जरूरत है तो जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।